अस्सलामुअलैकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे और आपका दिन जो उसका आगाज़ है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो यूँ तो आम सा नहीं है, पर मौजूदा दौर के 100 मसाइल की वजह से ना इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ जनाब हक़-ला-हट की। ये एक ऐसा मसला है जो इंसान के एतमाद को ना अच्छा ख़ासा नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से बहुत से लोग अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने ख़यालात का इजहार ही नहीं कर पाते। बोलने में झिझक महसूस करना, ख़ुद को कुछ ना बोलना और उनको सुनने पर मजबूर करता है। बात तो सही है, लेकिन इससे उनका जो अपना पॉइंट है कभी भी वाज़ेह नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास शायद कहने को कुछ नहीं होता है, बल्कि बात इतनी सी है कि वो बात करने से डरते हैं। मसलन कि उनके दिल में तरह तरह के खौफ आते हैं, जैसे कि पता नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मेरे अल्फाज, मेरा अंदाज़, मेरी गुफ्तगू मुतासर कुन भी है या नहीं है। हालांकि इतनी बातें मेरे ख्याल से नहीं सोची जाती हैं, बस दिमाग बना कर ना कोई भी चीज़ कह देनी चाहिए। अगर हम इर्द गिर्द अपने देखें तो बहुत से लोगों में शायद ये मसला हो ही ना, पर डर उन्हें बोलने से ना रोकता है। जो उनका कंटिन्यू एक होती है बोलने की स्पीड होती है, उनसे उनको रोकता है, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है। और ये डर ही है जो उनकी जो नफ्सियात है ना उसको कमज़ोर बनाता है, उनके अंदर से उनके एतमाद को कम करता है। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक नसीहत दूंगी, जो कि हमारे यहाँ पे जब डॉक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट पे आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जनाब इस खौफ पर काबू पा ले, आपका ऑटोमेटिकली मसला दूर हो जाएगा। अब असल बात यह है कि मसले पर काबू पाने के लिए ना सबसे पहले इसे हमें संजीदा लेना पड़ेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोगों को इस मसले को मसला समझना पड़ेगा। अब जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं उनका मजाक मत बनाएं, बल्कि उनका साथ दें। कोशिश करें कि जब भी उनसे आप बात कर रहे हो तो उन्हें बोलने दें और आराम से उनकी बात सुनें, उन्हें उनकी बात पूरी करने का मौका दें। जुमले पूरे करके उन्हें गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश ना किया करें, इससे वो डिपेंडेंट बनेंगे, जो उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसके बरक्स जो मुतासरीन को ये नसीहत है कि वो बोलने की रफ़्तार है ना वो कम रखें, उससे ऑटोमेटिकली उनका जो बहाव है ना अल्फाज का या बात करने का, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ और आपको गेस्ट से मिलवाते हैं। जनाब दुनिया के 50 ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली मिस अर्थ, आपने सुना होगा जी, मिस पाकिस्तान, मिस वर्ल्ड, उसके साथ साथ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं जहाँ पर हर मुल्क से कोई ना कोई जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिस अर्थ हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है और दुनिया भर के खूबसूरत चेहरों में पाकिस्तान के लिए नाम बनाने वाली महविश बट हैं, जिन्होंने मिस अर्थ का कह लें कि जो टैग है वो हासिल किया है। तो उनसे आपको मिलवाएंगे और ये मिस अर्थ होता क्या है, अब ये क्या काम करते हैं, ये किस तरह रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, इस पे उन्हीं से बात कर लेते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं महविश से। महविश आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। महविश सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो तो मच। मुझे बताइए है क्या ये, किस तरह का मिस अर्थ, क्या रिप्रेजेंट आप कर रही थी वहाँ पे और आपको ये टैग मिला? जी, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, मिस इंडिया हो गया, मिस पाकिस्तान हो गया। इस तरह से मिस अर्थ भी जो है दुनिया का तीसरा बड़ा ब्यूटी पेजेंट है और इसमें हर साल 90 ममालिक से लड़कियां आती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से ये गर्ल्स को बुलाते हैं। और मिस अर्थ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सब मिल के इस प्लानट को, इस ज़मीन को खूबसूरत बनाएँ। अच्छा। क्योंकि
आपको पता है कि आजकल हमारे प्लानट पे, हमारी ज़मीन में कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, पानी साफ़ नहीं मिल रहा, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इसलिए वो सब हमें बुलाते हैं और हमसे रिसाइकलिंग आइडियाज़ हमसे भी लेते हैं और फिर हमें भी बताते हैं कि हम सब मिल के इस मुल्क को किस तरह से, इस पूरी दुनिया को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, तो आपने भी कोई रिसाइकलिंग आइडिया दिया और उसकी वजह से आपको ये टैग मिला, तो वो क्या आइडिया था? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम इस अर्थ में जाते हैं तो सबसे पहले हमसे वो मांगते हैं हमारी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं। तो इसी तरह से मैंने अब जितना मुझसे हो सका मैंने उनको सोशल एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने इनको आइडियाज़ दिए। कि जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक आजकल बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि प्लास्टिक की सही तरह से रिसाइकलिंग नहीं हो रही। लोग ऐसे ही प्लास्टिक को फेंक देते हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी उसी की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी उसी की वजह से हो रही है, इवन ओजोन लेयर में होल आता जा रहा है प्लास्टिक की वजह से ही। तो ऐसा ही है, फिर मैंने उनको सारे आइडियाज़ दिए कि हम किस किस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इवन कोई प्लास्टिक की बॉटल भी है, जैसे कि हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोई भी ड्रिंक हो गई, तो उसकी बॉटल फेंकने से अच्छा है कि हम उसको रिसाइकिल करें, उसको काट के उसको अपना जो है शेल्फ पे रख दें, उसके अंदर हम बुके लगा सकते हैं, उसमें हम अपनी पेंसिल्स और बाकी सब चीज़ें भी रख सकते हैं। मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके के साथ। तो मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान में ही हुआ था ये इवेंट या कहाँ हुआ था? जी, मिस अर्थ जो है ये एक इंटरनेशनल पैजेंट है और ये हर साल डिफरेंट ममालिक में होता है। इस दफ़ा कहाँ हुआ था? इस दफ़ा जो है ये फ़िलिपीन में हुआ था। और पिछली दफ़ा किसी और कंट्री में हुआ था। और ये जो है इसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है यही है कि पहले हमें नेशनल लेवल पे आना पड़ता है, क्योंकि पहले जो मेरा टाइटल था नेशनल लेवल पे जो मैंने विन किया था, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का किया था, और उसके बाद फिर मिस अर्थ के लिए मैंने अप्लाई किया उन लोगों ने, क्योंकि इस दफ़ा उनका जो कॉन्सेप्ट था वो हेरिटेज भी था। मतलब आप अपनी कंट्री का क्या हेरिटेज दिखा सकते हैं, आपकी कंट्री का हेरिटेज क्या है, मतलब क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम अगर मतलब पूरा साल भी अगर दिखाने लगे तो कम पड़ जाएगा। और हमें टाइम दिया गया था, टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि इतनी वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो आप बनाएं, जो आप दिखा सकते हैं वो आप दिखाएं। तो मैंने अपना हेरिटेज जो है मुग़ल आर्ट हमारी कंट्री में है वो मैंने दिखाया, ये सब चीज़ें थी। तो अभी मतलब अब तो ये एक टैग मिल गया है आपको महविश, तो अब इसके बाद भी आपने कोई मतलब एक कह लें कि किस तरह इन सारी चीज़ों को, या जैसे क्लाइमेट चेंज है और लाहौर में अगर रहती हैं तो लाहौर में आपको पता है स्मॉग का कितना पिछले दिनों मसला बना हुआ था, तो इस हवाले से आपने कुछ सोचा है कि किस तरह लोगों में अवेयरनेस पहुंचाई जाए थ्रू योर प्लेटफॉर्म, या फिर किस तरह इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर में आजकल सबसे बड़ा इशू जो है वो स्मॉग का है। और क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम लोग वेस्ट को मैनेज नहीं कर रहे, ऐसे ही फेंक रहे हैं। इवन जो सारे के सारा आपको पता है कि हमारा जो जितना भी डर्टी वाटर होता है वो सारा समुंदर में फेंका जाता है, और उसके बाद फिर लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि जो समुंदर का पानी है उसको मिला दिया है ज़मीन के साथ, और वो जो है ज़मीन में आपको पता है साफ़ पानी होता है, और वो जो साफ़ पानी है वो भी दिन ब दिन गंदा होता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप जो है अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और फ़िल्टर पानी पिएँ। इवन अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है तो आप जो है बॉयल वाटर पी लें, ताकि इससे बीमारियां ना फैलें। आपको पता है कि पानी की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि इसमें टाइफाइड भी आ जाता है, इसमें हेपाटाइटिस भी आ जाता है, इवन इसमें डायरिया आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यही सब मैं कहूँगी। और स्मोक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो है घर से ही छोटी सी अगर एक्टिविटी शुरू कर दें, अगर प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट है उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दें और प्लास्टिक को रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दें, इवन एक छोटा सा अगर पौधा भी आप लगा दें तो वो भी बहुत सारी ये पॉल्यूशन को कम कर सकता है। ट्रू, दैट्स ट्रू कि आप प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ध्यान दें, और उसकी वजह से जो है ना ये स्मॉग का जो मसला है ये भी कहीं ना कहीं ओवरकम हो जाएगा, इसको भी कंट्रोल में हम लेकर आएंगे। तो आपके नेक्स्ट प्लान क्या है महविश? जी मेरे नेक्स्ट प्लान्स तो यही हैं कि मैं हमेशा ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहूँ, जहाँ पर भी रहूँ, जो भी करूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमें अपनी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे मौका मिलता रहा अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, ब्यूटी पेजेंट में मैं एक्टिव ही रहूँगी, क्योंकि जब हम जाते हैं इंटरनेशनली और बाहर जाते हैं और जब लोग हमारे कंट्री के झंडे लेके खड़े होते हैं और पुकार रहे होते हैं मिस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बड़ा अच्छा
लगता है। इवन उनकी जो है लैंग्वेज उर्दू नहीं है, इवन वो उर्दू को जानते भी नहीं है, लेकिन वो जब बोल रहे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद तो बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एक्टिव रहूँगी और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगी। और उसके साथ साथ जो है अपनी इंशाल्लाह पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है और बाकी सब चीज़ें भी इस तरह वो भी साथ साथ करनी है। ठीक है जी, हमारे साथ मिस अर्थ मौजूद थी महविश भट्ट, जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। थैंक यू सो मच महविश फॉर कमिंग हेयर, और कि इनको ये टाइटल क्यों मिला और इसके पीछे का कह लें कि क्या मकसद था और आगे क्या करने जा रही हैं महविश, इनसे भी बात की हमने। और जनाब अब कुछ हमने बात करनी है हमारे लाइफस्टाइल के हवाले से, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत चेंज होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब हम बचपन में थे, जब मेरा बचपन था, तब फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर खेला करते थे, गली में खेला करते थे, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और भी कितने गेम्स होते थे जो हम लोग खेलते थे, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते थे और साथ ही साथ हमारी नफ्सियात के लिए भी बहुत अच्छा होते थे, मुफीद साबित होते थे। अब के बच्चे जो हैं, आप देख लें कि हर टाइम जब भी उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है ना, इवन दो कि 5 मिनट भी अगर उन्हें फ्री मिलते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं जी, अपने फ़ोन को पकड़ते हैं और अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम कितने घंटे जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रॉलिंग करने पर या रील्स देखने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत तो ख़राब हो ही रही है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये तो चले हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हमारे रिश्ते भी इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि हम एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते हैं। जब हमारे हाथों में फ़ोन होता है कि एक ही घर में अगर 5 लोग बैठे हुए हैं, तो वो सभी एक लाउंज में भी बैठे हुए हैं तो अपने अपने फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। जो दूर बैठे हुए हैं उनके दोस्त उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो नज़दीक हैं उनसे आप दूर होते जा रहे हैं। तो ये अलमिया हो गया है सिर्फ़ और सिर्फ कि ये टेक्नोलॉजी और इसका मुस्बत इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे। एक और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि उससे शायद हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए, या हमें भी एक मिसाल मिलेगी कि जनाब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी उन्होंने लगा दी है। उन्होंने कहा है 16 साल से जो कम बच्चा है वो बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। ये स्टेट ने कह लें कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये पाबंदी लगी है। इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि जनाब चले अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, अगर पाकिस्तान या गवर्नमेंट अगर इसको नई पाबंदी लगा रही है, तो पेरेंट्स को ख़ुद इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कितना यूज़ कर रहे हैं और उसका जो यूजेज है वो हमारे बच्चों की बिहेवियर्स और उनकी मेंटल स्टेट को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जनाब जितने भी 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने ये पाबंदी लगाई है? देखिए हम भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें फेस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। बच्चों की क्या, बड़ों की मेंटल सेहत भी मुतासर हो रही है, रिश्तों में दरारें और फासले पैदा हो रहे हैं, फिर गैर हकीकी एक्सपेक्टेशंस। मतलब आजकल तो मैं तो हैरान होता हूँ, ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स आ रहे हैं कि वो पता नहीं किसे क्या करके पेश करते हैं। अब खूबसूरती के भी ऐसे गैर हकीकी मेयारात सामने आ गए कि जब हकीकी ज़िंदगी आपने शादियाँ करनी है, दोस्तियाँ करनी है, तो आप उन जो मेयारात को जो फैंटेसी वर्ल्ड में बनाए गए थे उन्हें लेके कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा। फिर जो गैर हकीकी लाइफस्टाइल है जो शायद 0.0001% लोगों को मुयस्सर है, उसे इतना ग्लैमराइज करके दिखा दिया गया कि लोगों ने कहा कि ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना जॉब करने की ज़रूरत है, ना मेहनत करने की ज़रूरत है। बस मेरी एक 10-12 सेकंड की एक रील वायरल हो गई अगर, तो सारा कुछ जो लोग पहले 50-60 साल की मेहनत से कमाते थे, मैं उसके साथ साथ नेम और फेम और वो पैसे और माली आसाइशात भी कमा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी। सोसाइटी ने जहाँ पे पहले अक्ल व दानिश को और उसकी मेहनत को एक पैमाना बनाया हुआ था, उन्होंने इन सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत और दिखावे को पैमाना बना लिया। और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ। डेफिनेटली जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी ये सारा कुछ देखा गया। हमने सोच लिया कि ये अब नामुमकिन हो गया। हमने ये समझा कि बोतल से सोशल मीडिया का जिन जो बाहर आ गया है, इसे वापस नहीं डाला जा सकता। हमारी शॉपिंग इसके बगैर नहीं हो सकती, हमारी एजुकेशन इसके बगैर नहीं हो सकती, न्यूज़ इसके बगैर नहीं हो सकती, बाहमी राब्ते। हमने ये समझ लिया कि मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी आप बता रही थी कि जस्ट फ्यू डेकेड्स बैक ये सारा कुछ मुमकिन था। हाँ एग्जैक्टली। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया, मेरा ख्याल है कि वो हम सब लोगों के लिए एक
मिसाल बन गया कि अगर आप चाहें ठीक है। तो आप इन चीज़ों को पॉजिटिविटी के लिए रिवर्स कर सकते हैं। ओके। माना कि इससे थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, जिस तरह हम एजुकेशन है बच्चों की, कई मामला हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन अर्निंग भी है, ये फ़र्क तो पड़ेगा इससे, लेकिन तराजू के एक पलड़े में बेनिफिट्स डालने हैं और तराजू के दूसरे पलड़े में डीमेरिट्स डालने हैं। तो अगर इनके इस फैसले के मेरिट्स देखे जाएं तो मेरा ख्याल है कि डीमेरिट्स बहुत थोड़े हैं, उन्हें इसे अच्छा लगा है करने का। मेटा ने और कुछ और सोशल मीडिया ऐप्स ने बाकायदा इसके बारे में अपने बुरे रद्देमल का इजहार भी किया है कि पूरी रिसर्च नहीं की गई, जाहिर है उनका बिजनेस इसे डिस्टर्ब हो रहा है, उनका एक पूरा कह ले कि टारगेट, एक ऑडियंस जो है उनकी कम हो गई है। लेकिन अच्छा सिर्फ वही नहीं कम हुई, इससे फायदा ये होगा कि जब बच्चे मोबाइल फोन नहीं देखेंगे तो वो टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे? पेरेंट्स के पास। अब पेरेंट्स को भी मोबाइल उठा के साइड पे रखना पड़ेगा। खाली इसी के साथ नहीं हुआ, सही ग्राउंड दोबारा से आबाद होने लग जाएंगे। तो उस फैसले को अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि आपने कहा कि अगर स्टेट नहीं भी करती तो पेरेंट्स को, घर के बड़ों को इस कानून को अपने अपने घर में लागू करना चाहिए। अगर नहीं भी पूरा कर सकते, देखें कोई ना कोई स्क्रीन फ्री टाइम तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। हम खाना तक खाते हुए मोबाइल के साथ खाना खाते हैं। पहले खाना घर के अफराद के साथ खाया जाता था, आज मोबाइल के साथ खाया जाता है खाना। अच्छा, एजुकेशन ले लें, उसमें भी साथ हमने इसे ऐड कर दिया। मेहमान आ गया, मेहमान को वक्त देना चाहिए। हम ये सिखाते थे, हमें ये सिखाया गया था, मेहमान आए तो अपने सारे काम छोड़ के मेहमान को वक्त देना है। ये उसका इकराम है, उसकी इज्जत है। और आज मेहमान आता है वो भी अपना मोबाइल निकाल लेता है और हम और हमारे बच्चे भी अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। यूं लगता है कि जैसे वो हमारे घर सिर्फ मोबाइल यूज करने आया है या हम उसके घर मोबाइल यूज करने गए हैं। तो अगर घरों में कुछ लिमिट्स लगा ली जाएं कि मसलन खाने का टाइम है, मसलन शाम 5 से 9 का टाइम है, सुबह ये कोई टाइम का स्लॉट तो मुकर्रर की जाए जिसमें कोई बड़ा छोटा मोबाइल फोन को हाथ ना लगाए। एक आध फोन नंबर इमरजेंसी के लिए रखा जा सकता है कि अगर उसके ऊपर कॉल आए तो माँ या बाप उसे अटेंड कर लेंगे। तो ये एक ऐसा कदम है कि अगर हम आज ये उठाएं तो हम अपने आने वाले दिनों को और फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है या वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि भाई ये हमारी जो न्यू जनरेशन है या हमारे यंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इवन दो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये इफेक्टिव पॉलिसी अपनाई है। बिल्कुल ऐसे हुआ है। अब देखना ये है कि वो दबाव का सामना कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो कंपनियां हैं बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं। उनमें से एक एक कंपनी का बजट कई ममालिक के बजट के बराबर है। तो अब अगर वो इस दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं तो ये एक और हमारे सामने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अच्छा, वो तो एक डेवलप्ड कंट्री है ना, उसने ये इनिशिएटिव ली है। और आप कह रहे हैं कि वो प्रेशर बियर कर पाएगी कि हम तो अंडर डेवलप्ड है, हम तो डेवलपिंग कंट्री में भी बहुत नीचे आते हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो ऐसा नहीं सोच सकते, ये हमें अपने तौर पे फैसला करना पड़ेगा। मतलब एक इंडिविजुअल के तौर पर हम लोग ये फैसला कर सकते हैं कि हमें यूज करना है कि नहीं करना। हम स्टेट के तौर पर नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेट भी चाहे, देखें जो हमारे आसपास कई स्टेट्स हैं, चाइना है, रशिया है, इन्होंने अपनी सोशल मीडिया एप्स बनाई हुई हैं और उसको मॉनिटर बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है ताकि हमारे जो यंग जनरेशन है या हमारी अवाम है उनके जहनों को जहर आलूद ना किया जाए। अब देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस वक्त, उनमें सबसे बड़ी वजह जो है सोशल मीडिया का बेमुहार इस्तेमाल है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का वो सैलाब है। हम सुना करते थे कि वो जब दज्जाल आएगा ना तो हर तरफ झूठ और फ्रेब का दौर दौरा होगा। दज्जाल निकला ही दजल से, या दजल कहते हैं झूठ को। अब अगर आप उस मैनी को सामने रखें तो यूं लगता है जैसे हम इस वक्त उस आलमे दजल में जिंदा हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि पार्टी ए, पार्टी बी, बंदा 1, बंदा 2, बंदा 3 कौन क्या कह रहा है। और हर आदमी के पास अपने लिए मुकम्मल एक स्टोरी है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है। उसके मुताबिक फैब्रिकेटेड अल्टर्ड प्रूफ्स हैं। खा बच्चों का मामला हो, बड़ों का मामला हो, कारोबार का मामला हो, सियासी मामलात का मामला हो, मजहबी मसलकी सूबाई लिसानी मामलात का मामला हो, दुश्मन इस टूल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर गवर्नमेंट चाहे, चलो हमारे लिए ना सही, अपने लिए ही चाहे कोई ऐसी पॉलिसी बना ले कि लोगों में इंतशार फैलने से रोका जा सके, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ये मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये किस तरह बच्चों की नफ्सियात को किस तरह ये ख़राब कर रहा है? जिस तरह आपने कहा कि अब जो न्यू जनरेशन है, मतलब मैंने भी ये विटनेस किया है कि बच्चे कहते हैं जी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस तरह एजुकेशन के ऊपर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स इतने हैं, हमारी लाइक्स इतने हैं, हमारी एक रील रातों रात जो है वायरल होगी तो हम फिर कमाना शुरू कर देंगे और अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हमें मेहनत क्या करनी है? हमने सोशल मीडिया पे हम लोग भाई हीरो बने हुए हैं, हम फेमस हो गए, तो हमें क्या जरूरत है नौकरी या बिजनेस करने की? तो ये किस तरह नफ्सियात के साथ खेल रहे, मोबाइल फोन या फिर इसका इस्तेमाल जो है?
लेकिन हमने ना सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं दी। अच्छा। हमने उन्हें गैजेट्स तो पकड़ा दिए, मगर ये नहीं बताया कि इसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। इसी तरह आमदनी या रुपए पैसे जिसकी अब बात कर रही हैं, उसमें भी हलाल और हराम, किस तरीके का पैसा हलाल है, किस तरीके का पैसा हराम है, ये नहीं बताया। हमें तो बताया जाता था इजी कम इजी गो, जितने आसानी से आप कोई चीज़ हासिल करोगे उसके खोने के इम्कानात भी उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने मेहनत का साइकिल पूरा नहीं किया था। हमें बताया गया था मेहनत में अजमत है। हमें तो बड़े मज़े मज़े के मुहावरे पढ़ाए जाते थे और वो हमने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किए। अब ये तमाम के तमाम बच्चे, और अब कुछ जगहों पर उनके पेरेंट्स भी उनके साथ शॉर्टकट्स की तलाश में इस हद तक आगे चले गए हैं कि उन्हें वापसी नामुमकिन नज़र आती है। आपने देखा हो कई पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को, वो 5, 7, 8 साल के बच्चों को, उनकी मासूमियत को इसके ऊपर कैश कर रहे होते हैं, और चंद एपिसोड्स के बाद बच्चे की मासूमियत नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन भी गई, इनकी अखलाकियात भी गई। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके रिश्ते भी गए। जो इनके साथ बैठा हुआ है खूनी रिश्ता, उसे वो वक्त नहीं दे रहे, उसे वक्त दे रहे हैं जो कई हज़ार मील दूर उनके साथ बैठ के चैटिंग कर रहा है। फिर ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने लग गए। हकीकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह कॉलेजों स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो भी और चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। और ये तो उससे भी कोई 4 कदम आगे चलेगी बात कि ये तो शायद वेस्ट के ममालिक में भी फिलहाल वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो हमारे यहाँ पे हो रही हैं, जो सारा कुछ देख रहा है। तो अब पेरेंट्स ने अपने बच्चों की, पंजाबी के खिच से जान छुड़ाने के लिए चाचा बच्चे बहुत करते हैं, उन्होंने फ़ोन देना शुरू कर दिया। या उन्हें अपना फ़ोन चूंकि इस्तेमाल करना था, उसके लिए टाइम चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि एक गैजेट बच्चे को भी दे दो। इसके नतीजे में बच्चे और पेरेंट्स में फासला, टीचर और बच्चे में फासला। अब टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? बच्चा कहता है जी मैं तो गूगल पे टाइप करूंगा, यूट्यूब पे देखूंगा, फलाना देखूंगा। या टीचर ने अपने ऑडियो लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स दे दिए। अब आप जितने भी अच्छे टीचर हैं, आपकी तरह के हजारों टीचर और भी मौजूद हैं। जब तक आप खुद बच्चे को लेक्चर देते थे, बच्चे के नजदीक आप एक सुपर हीरो थे। आप जैसा आलिम, फाजिल, बाकमाल आदमी जिसे हर बात का बताओ, वो कोई भी नहीं था। हाँ, हमें पता होता था। मतलब हमारे जब मैं पढ़ रही होती थी स्कूल में, तो टीचर आ जाता तो हमारी कह ले के सिटी गुम हो जाती थी कि अब छोटे छोटे बच्चे टीचर्स को कुछ समझते नहीं है। वो कहते हैं कौन टीचर, हम ही उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं। अब टीचर जितना मर्जी काबिल है, डेफिनेटली वो बच्चे अब उस पैमाना जो उनके हाथ में आ गया उसे कंपेयर करते हैं। बिल्कुल वो ये नहीं देखते कि इस हालात में, हमारी फैमिली में, हमारे मिजाज में, हमारे कल्चर में यही बेस्ट है। वो उसे किसी दुनिया के किसी और कैटेगरी में जाके उसे का मुआवजा करते हैं। फिर वो कहते हैं किसी काम का नहीं है। जब वो कहते हैं किसी काम का नहीं है, तो फिर इज्जत उसकी उनके हाथ से निकल जाती है। फिर वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा ये ABCD, ये अपने बच्चों को इतना लग्जरियस किस्म का लेविश लाइफस्टाइल दे रहे हैं, जबकि मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं कर, मेरे वालिदैन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। फिर जिस तरह टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होती। सोशल मीडिया पर भी जो माँ बाप और बच्चों का प्यार दिखाया जाता है वो एक्टिंग होती है। अब बच्चा सोचता था मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा ये कर रहे हैं, हालांकि वो एक्टिंग है और उन बच्चों को भी घर में ठीक ठाक फैंटी लगती है लेकिन वो फैंटी स्क्रीन के ऊपर नहीं आती। लेकिन बच्चा समझता है कि यही सही तरबियत है। फिर वो बच्चा देख रहा होता है कि बच्चों की तरबियत की आसान तरीके क्या है। फिर माँ बाप को बताता है कि मेरी तरबियत अगर आपने अच्छे तरीके से करनी है तो ये 3 पॉइंट इसमें मिस है। वो पॉकेट मनी के इम्कानात देख रहा होता है कि पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए, जो जस्टिफाई है। क्या कर सकते हैं इसको? अब ये नफ्से गैर मुतमइन्ना है जो किसी भी सूरत में मुतमइन नहीं। ये वही बोतल का जिन जो बाहर निकाल दिया। अब ये बोतल का जिन यकदम हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरह शायद अंदर ना डाल सकें। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि हम अपने घर में छोटी छोटी टाइम स्लॉट्स मुकर्रर करें। अच्छा, ठीक है। उन टाइम स्लॉट्स को स्क्रीन फ्री रखा जाए। एक तो ये किया जाए। दूसरा, वालिदैन ने मोबाइल भी ले लिया, ऐप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके पेरेंटल गाइडेंस भी होती है कोई चीज़, उन्हें वो भी सीखनी चाहिए कि बच्चा जिस ऐप पर क्या देख रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो उनके जो मास्टर फ़ोन है उसके ऊपर उसका तमाम के तमाम डाटा आ सकता है। उन्हें सीखना चाहिए कि बच्चा किस ऐप पे कितनी चीज़ें देख रहा है, कौन सी वेबसाइट्स देख रहा है, कौन सी साइट्स पे जा रहा है, ये नेगेटिव तरफ तो नहीं जा रहा, किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आगे आपको याद होगा कि क्या PUBG गेम के कितने नुकसान हुए, मर्डर्स तक हुए, ख़ानदान टूटे। जस्ट एक गेम ने किस तरीके से पूरे माशरे की यूथ को ट्रैप कर लिया था। अगर उस वक्त भी वालिदैन इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो एक तो है कि टाइम स्लॉट्स मुकर्रर की जाए स्क्रीन फ्री टाइम की, और दूसरा ये है कि मॉनिटरिंग का निज़ाम सख्त किया जाए और 1-on-1 इंटरेक्शन वालिदैन का बच्चों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि बच्चा स्क्रीन की बजाय सचमुच के लव को महसूस कर सके। और ख़ास तौर पर ये अब वो दौर चला गया है कि जब हम कहते थे कि बच्चा बड़ा होगा तो समझ जाएगा। अब बच्चे को बचपन में ही आपने समझाना है कि जब बड़ा होना है तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये पहले हमारे
पुराने ज़माने में होता था कि जनाब कोई बात नहीं, ये इसकी उम्र है, कोई गल नहीं, बाद में बड़ा होगा या बड़ी होगी तो चीज़ें हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं, आपके जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, उनको संभालना, उनकी तरबियत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो उसके लिए माँ बाप को भी अब अवेयर होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, ताकि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है। तो जनाब ये था कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को के लिए ख़राब कर रहा है और बच्चों की मेंटल स्टेट को ख़राब कर रहा है, उस पर बात कर रहे थे। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह ये सर्दी का जैसे ही लेवल बढ़ता है ना, तो हम सारे सर्दी में जकड़े जाते हैं। मेरा ख़ुद आजकल जो ज़ुकाम, गला ख़राब, और इसी तरह बहुत से लोग जो हमें देखने वाले हैं उनकी भी यही सूरत हाल होगी। तो जिस तरह मेरा काम है बोलना, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि गला ख़राब के साथ आप बोलें। तो उसके लिए आपने किस तरह के टोटके कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ खा सकते हैं या दवाइयाँ नहीं भी खानी है, इस पर भी बात करनी है। और दूसरा ये कि आपने अपनी इम्यूनिटी को किस तरह बढ़ाना है, क्या हम इस मौसम में वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा इससे कह लें कि इफ़ेक्ट होते हैं, उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो उससे बात करने के लिए डॉक्टर आसिम शफीक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जिससे मैं बात की थी कि नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, मैं ख़ुद इसमें मुब्तला हूँ, इसका शिकार हुई हुई हूँ। तो बहुत जो ना कह लें कि मुतासर करता है ये, और बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है जैसे ही मौसम बदलता है, ट्रांजिशन ऑफ वेदर होता है। तो क्या बताएंगे आप इसमें हमें कि किस तरह के हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, या हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर? जहाँ तक मौसम का ताल्लुक़ है, जैसे ही मौसम बदलता है, वो बच्चे या बड़े जिन्हें इस मौसम से या एलर्जन किसी भी चीज़ से एलर्जी है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है जी। चूँकि ये मौसम ख़ज़ा है, ख़ज़ा में पत्ते झड़ते हैं, और फ़ज़ा जो है वो हमारी वैसे भी बहुत ज़्यादा आलूदा है। हाँ, बिल्कुल बिलख़ुसूस लाहौर की तो बहुत ज़्यादा आलूदा है। इस आलूदगी ने हमें जो वायरसेस जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है, और वो जो है आप जब भी बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसा वायरस या कोई ना कोई ऐसा एलर्जन आपको मिल जाता है जिससे आपको एलर्जी होती है, और जिससे फिर आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और यही वजह है कि आजकल मरीज़ों का ज़्यादातर रश इन्हीं ऐसे ही मरीज़ों का है जो हमारे पास आते हैं। बिलखुसूस बच्चों में जो है, चूँकि जिनकी इम्यूनो डेफिशिएंसी वो बच्चे तो डेफिनेटली बड़े जो पैदा होते ही इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, उनके तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जैसे ही वो उठता है तो सबसे पहले जो इस मौसम में माएँ जो है वो उन्हें वुलन के जो कपड़े जो है वो उनके मुँह पर और ऊपर सब कुछ देती है। हाँ। और बाज़ बच्चे जो हैं वो उससे एलर्जी कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस का भी इशू आ जाता है, उनकी छाती का प्रॉब्लम भी आ जाता है, उन्हें नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि बच्चों में सबसे पहले जो बंद होता है वो नाक बंद होता है, जिसकी वजह से वो फीड लेना कम कर देता है। जब फीड लेना बंद करता है तो माँ फिर परेशान होती है कि बच्चा रोता रहता है, उसके कान में भी दर्द हो रही है, उसके गले में भी खराश आ रही है, यानी वो बता तो सकता नहीं, लेकिन वो अपनी सिर्फ रोने से ही वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो बता देता है। वो जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं डेफिनेटली फिर वो उसको डायग्नोज करता है, फिर वो उस तरह जाता है। बड़े जो हैं वो इसी तरह जब बाहर निकलते हैं तो उनका नाक पहले बंद होता है, ठीक है जी। एलर्जी की वजह से जब नाक बंद होता है तो नाक के में जो एपिथेलियम है वही एपिथेलियम आपके लंग्स में भी है, ओके, ठीक है। वो ये कह ले कि नाक खुद बंद हो के आपके जो सांस की नालियाँ हैं उसको बचा जाता है, ओके, ठीक है। और लेकिन जिन्हें दमा होता है, जिन्हें कि एलर्जी जो है वो नीचे तक जा चुकी होती है, तो वो फिर वहाँ पर जो मसला आता है वो फिर उन्हें अस्थमेटिक अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जब अस्थमेटिक अटैक आते हैं तो वो डेफिनेटली ऐसे मरीज़ भी आजकल हमारे यहाँ बहुत देखे जाते हैं, और ये बात है कि उनके लिए वैक्सीन जो है वो
अवेलेबल है इस वक्त। अच्छा, वो लगवा सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये जो हाँ, जैसे मैं भी कह लें कि फ्लू का शिकार रहती हूँ और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि फ्लू का शिकार रहते होंगे, तो हमें अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए? जब हो जाए तो डेफिनेटली इम्यूनिटी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा। चाहिए, विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, वो फिश ओके। की सूरत में हो या वैसे सूरत में हो, ओके। ठीक है। लेकिन फ़िश जो जब खाएं तो उसकी जिल्द ज़रूर खाएं, जल्द ज़रूर खाएं, क्योंकि जो विटामिन डी है वो उसकी जिल्द में है। आए। हम जो है वो जिल्द को उतार देते हाँ, हैं वो और उतार देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बैड लक है अच्छा। कि प्रोटीन तो आपने भाई किसी भी गोश्त से ले ली, हाँ किसी भी दाल से ले ली, जी। लेकिन विटामिन डी नहीं मिलती। हाँ, वहाँ से नहीं मिलती है, बिल्कुल। ठीक है जी। विटामिन डी सिर्फ आज या छोटे गोश्त में थोड़ी सी मिलती है, बहुत मामूली मिकदार में, लेकिन ज़्यादा जो मिकदार है वो आपको फ़िश में मिलती अच्छा, है। फिश में मिलती है और वो भी उसकी और वो भी स्किन उसके के अंदर। स्किन हाँ, अंदर जो हम मिलती लोग है, नहीं खाते जो हम हैं। नहीं खाते। तो इसलिए ओके। मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो आप जब फ़िश खाएं तो उसकी जिल्द ज़रूर खाएं, ताकि जो आपको एनर्जी, जो बूस्टअप आपकी इम्यूनिटी ने होना है विटामिन डी की कमी की वजह से। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक हमने एनालिसिस किया था, तो तकरीबन 80 to 90% पीपल जो है वो डेफिशिएंट है विटामिन डी के। हाँ, क्योंकि हम लोग धूप में भी तो नहीं बैठते ना, धूप इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन हाँ डी। जी जी, हमारे यहाँ असल में मिथ्स जो है वो बड़ी और तरह से है। हमारे बुजुर्ग जो थे, हमने अपने घरों को जो है वो बिल्कुल बंद कर लिया हुआ जी। है, धूप का जो उसका गुजर है वो बड़ा कम कर दिया है। एग्जैक्टली। वो चूँकि हम मौसम को चेंज ओवर को जो है वो नहीं देखते, लेकिन जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं आप उन्हें देख लें, वहाँ पर धूप और हवा का गुजर ज़रूर बहुत होता ज़्यादा था। है, हाँ जी, लेकिन ऐसे है। हमारे यहाँ ना धूप का गुजर है, नहीं हवा ना का, ना हवा का गुजर वेंटिलेशन, है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जब वेंटिलेशन आपके घर की प्रॉपर नहीं, आपका यानी आपने लिबास भी पूरा पहना हुआ है और आपने हर तरह से अपने आप को जो है कवर जकड़ा किया हुआ है, हाँ। तो फिर आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? True, क्योंकि ये तो कुदरत ने फ्री में आपको दी हुई है, लेकिन हम उसको परचेज करके खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बैड लग है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आपको फ़िश के साथ उसकी स्किन भी खानी चाहिए, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या जिनको दिल का मसला है, वो खा सकते हैं उसको बिल्कुल कि खा नहीं सकते खा हैं। सकते हैं? फिश खाना न दिल के लिए बुरा है, बल्कि उसके लिए भी बेहतर है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतर है, अच्छा। क्योंकि ये नेचुरल फैट आपको मिलता ओके। है। जो नेचुरल फैट है वो आपकी बॉडी में नुकसान नहीं गुड देता। फैट है ना ये? हाँ जी, ये गुड। और जो फैट आप लेते हैं दूसरे मसनूई तरीके पे, दैट लॉस्ट, यानी आपका जितने भी ये ब्रांडेड घी या दूसरी ऑयल है, ये वो जो आपके आपके लिए नुकसानदेह। नुकसानदेह है। इससे ओके। बेहतर ये है कि आप जितने भी नेचर के पास आएंगे वो आपको ज़्यादा बेहतर ज़्यादा मिलेगा। फ़ायदेमंद होगी। आप मसलन सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। आपके लिए गरी का तेल है वो ज़्यादा बेनिफिशरी है, आपके लिए देसी घी ज़्यादा बेनिफिशरी है। तो हमने इन चीज़ों को छोड़ के एक वो जो हमने एक ब्रांड बना ली है, हम उस पर जाते हैं और दे आर ऑल केमिकल्स, हाँ, वो और हमारे लिए हमें ज़्यादा हमें वो नुकसान ठीक देते हैं। और यहाँ तक बात है कि वैक्सीन जो है वो हर साल ये बनती है, ठीक है जी। और बड़ी हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन जितनी भी मल्टीनेशनल हमारे है यहाँ ये पे हमारा मौजूद मिल जाती है, अवेलेबल होती है हर साल। ठीक है जी। लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में आती है, ठीक है। हर साल आती है और हर साल नई करवानी होती है। ओके। दमे के मरीजों को भी, एलर्जी के पेशेंट को एलर्जी के भी, भी, हाँ। और जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें ये एहसास हो कि भाई मसलन हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता है कि हमारे पास मरीज़ ने आना है, हाँ। तो हर डॉक्टर्स को अपना चैम्बर के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर अपने आप को करवानी चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी अपने आप एक्सपोज को बच होते हैं ना सकें। जी, जी, ज़्यादातर जी। मरीजों के साथ। अच्छा, दूसरा मुझे बड़ा कह लें कि कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर कोई शायद आपसे आके करता होगा, और हमारे देखने वाले भी चाहते हैं कि मैं आपसे वो सवाल करूं कि क्या अगर नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो हमें उसमें दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? देखिए जी, जब वायरसेस आ जाते हैं तो उनका एक टाइम पीरियड है, उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे ही जाना है। हाँ जी। लेकिन ये है कि हम एंटीहिस्टामिन इसलिए दे देते हैं, वो ले लेते हैं क्योंकि मरीज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ में होता है कि उसका नाक बह रहा है, ठीक है। वो बहने से बहुत उकताहट में महसूस होता है, वो कहता है कि जी मैं बार बार मैंने अपने काम पे भी जाना है, मैंने ये भी काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप ये एंटीहिस्टामिन कोई भी अच्छी सी है वो आप ले लें। अब तो बहुत ऐसी भी आई हैं जिसमें नींद नहीं है, अच्छा। और वो वंस डे खानी होती है, तो वो हम आराम से वो दे देते हैं। तो मरीज़ उससे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं।
और ड्राई फ्रूट जो है इस मौसम का, दैट इज़ वेरी गुड कि आप उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो आप आपको बहुत कोई अच्छा मसला नहीं होगा। ड्राई फ्रूट खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सिट्रस फ्रूट्स जो आजकल आने वाले हैं। जी, जी। अब मौसमी तो आ गई, आप वो खा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे अब ऑरेंजेस आएंगे और मैं सारी मौसमी चीज़ें पे आएंगी। थोड़ी सी बात करूंगा। बड़ी हमारे साथ बैड लक है कि हमने अपने नेचर को भी हमने ख़राब कर लिया। हमने जो विटामिन सी हम ये समझते थे कि सिट्रस से हमें मिल रही है, वो अब नहीं मिल रही। हाँ, वो उसमें इसलिए भी नहीं मिल हमने रही, मिलावट कर हाँ दी जी, हुई है ना, क्योंकि हर हमने चीज़ के अपने अंदर हर चीज़ को ऑर्गेनिक चीज़ें तो वैसे ही नहीं को हमें मिल रही अनऑर्गेनिक हैं। बना ठीक दिया है हुआ है, जी। तो उस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम उस तो पर उसका जो काम हाँ, करते हैं अपने आप वो कह लें कि अपनी डाइट का वगैरह। अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, मुतवाज़न डाइट खाएं और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और आप इन जैसे तमाम तो जो कह लें कि वायरसेस हैं उनसे भी बच पाएंगे। डॉक्टर आसिम शफीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर। जनाब, गुज़श्ता चंद साल से ना अवाम ने महंगाई का तूफ़ान देखा है और अवाम को महंगाई की कम तरीन शरह के हकीकी समरात कब मिलेंगे। माली साल के पहले 5 महीनों में महंगाई की औसतन शरह 7.7% रही और गुज़श्ता साल इन्हीं महीनों में महंगाई की शरह 28.5% थी और पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 40% ख़त्ते गुर्बत से नीचे है। 1/3 आबादी गुर्बत में ज़िंदगी अपनी बसर कर रही है और मुल्क में महंगाई की औसतन शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई है। तो कहा भी ये जा रहा है कि महंगाई की शरह का मुसलसल कम होना खुश आइंद भी है, तो हुकूमत को अब भी बहुत कुछ करना होगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। महंगाई जो है वो आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। पंजाब हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी भी बना दी है और उसका कह ले आगाज़ भी हो गया है, वो फंक्शनल भी हो गई है। तो देखते हैं कि अब ये अथॉरिटी कैसे काम करेगी और किस तरह ये महंगाई को कंट्रोल करेगी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि जनाब महंगाई की शरह मुसलसल उसमें जो है ना कमी वाक़ई हो रही है। तो इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब, खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। जाहिद साहब, आप जब जाते हैं फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ठीक है, एक कह लें कि मैसिव लेवल पर बताया ये जा रहा है कि जी जो शरह है महंगाई की वो कम हो रही है। जो वज़ीर आज़म है वो भी मुबारकबाद देते रहते हैं, कभी जो हमारा जो इंडेक्स है वो ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से भी कहते हैं जी हमारी मईशत सही हो रही है, महंगाई पे हमने कंट्रोल किया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब भी कहती हैं। तो जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो इसका क्या असर वाकई आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है कि वो भी कहता है कि महंगाई कम हुई है? देखें, इसमें एक चीज़ तो पहले वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि महंगाई कम होना और महंगाई की शरह कम होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, कि महंगाई की शरह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जब शरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि गुज़श्ता बरस इसी महीने में चीज़ों की कीमतें किस शरह से बढ़ रही थी। ओके। यानी अगर पिछले साल 28% थी तो इसका मतलब है कि एक महीने में टमाटर की कीमत, सब्ज़ी की कीमत, मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें 28% बढ़ी थी। तो ये उसकी शरह थी। अब वो शरह आ गई है तकरीबन 7% पे। हाँ। यानी कीमतें जो बेसिक कीमत है उसमें कमी नहीं हो रही अभी। उसकी जो महंगाई की जो अगर इस वक्त 140 रुपये या 180 रुपये टमाटर बिक रहा है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो सस्ता हो गया है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जिस शरह से वो बढ़ रहा था अगर उसी शरह से बढ़ता तो इस सीज़न में भी 200 रुपये किलो होना था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हुकूमत यकीनन इससे एक अपनी कारकर्दगी डिक्लेयर करती है कि हमारी वजह से महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो अब नहीं बढ़ रही और कोशिश हो रही है कि ये मुसलसल कम होती जाए और कीमतें एक जगह पे आके स्टेबल हो जाए। तो सब्जियों की तो यही सूरत हाल है, फलों की भी यही सूरत हाल है कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह फल के जो रेट्स है तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो एक हर फल की कीमत इस वक्त देखी जाती है। वो पिछले साल भी तकरीबन इसी तरह थी, लेकिन वो जो एक महसूस किस्म की महंगाई लोग फील करते थे कि आज कुछ रेट है और 28% अगर इजाफा हो रहा है उसमें महाना, तो वो बहुत ज़्यादा एक रेशो बन जाती है। तो उस तरह महंगाई की शरह में कमी का दावा तो उनका ठीक है, लेकिन महंगाई कम होना वो नहीं है। मतलब लोगों की जो कुव्वत ख़रीद के हिसाब से अगर हम देखेंगे महंगाई की, तो महंगाई इस वक्त भी लोगों पे एक बोझ बनी हुई है। इस पे कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि महंगाई कम हो गई है
तो वो गलत कहता है। अच्छा। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम ज़रूर हुई है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। तो सही, ये एक सही। बड़ी एक हमारे नाजरीन के लिए भी समझने की टेक्निकल, ज़रूरत हाँ, है ये मामला है। मतलब अब जो चिकन ब्रायलर है वो उसकी औसत कीमत इस वक्त भी तकरीबन 500 है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो Overall उसकी, हाँ, तकरीबन 500 के 500 के figure में राउंड ही है, अबाउट हाँ। वो रहता है। तो 500 रुपया एक अगर 37,000 भी अगर आप कम अज़ कम तनख्वाह जिसने मुकर्रर की है उसके जो 37,000 भी ले रहा है, बल्कि तो लोग इससे भी कम ले रहे हैं बहुत मुख्तलिफ कम, जगह हाँ। पे। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिस पे फ़िलहाल फौरी तौर पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जाएं और ख़रीदारी कर लें अपनी मनपसंद, बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि पहले कभी होता था कि आज सुबह जो 9-10 बजे ख़वातीन प्लान करती हैं कि आज क्या पकाएं, तो उसमें जायके को ज़हन में रखते थे हाँ। कि कल हमने ये पकाया था, चले आज ये पका आज के थोड़ा सा हाँ। टेस्ट चेंज कर लें। हाँ। अब वो पहले पर्स की तरफ देखते हैं अपने हाँ। फिर हम- देखते हैं कि पर्स हमने में जायका कितने चेंज पैसे हैं, करना है कि नहीं। कि आज दाल के पैसे हैं, सब्जी सही। के हैं, तो सैलरी नई आई है तो चलो चिकन ले लें। हाँ। तो ये एक अब वो चेंज हो गया है एक स्टाइल सोचने का कि अब क्या खाना है। मतलब अब होटलों पे ही अगर आप जाएं तो लोगों की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि चिकन पे ही गुजारा कर लें, मटन या बीफ हाँ, वो ना की खाएं, कढ़ाई बिल्कुल। या कोई इस किस्म की चीज़ लेने की बजाय वो चिकन कढ़ाई या कोई इस किस्म का ही उसी में गुजारा कर लें। तो ये एक बड़ी एक तल्ख तो हकीकत पहले है। जो है ना वो जब हम खरीदारी करते थे तो उसके अकॉर्डिंगली पैसे निकाले जाते थे वॉलेट से। अब पहले पैसे दे के जाते हैं फिर खरीदी जाती है कि किलो लें या 2 किलो लें या कितने लें। और कि बड़ी पैसे अगर होंगे कि नहीं। आप सुपर स्टोर पे जाएं तो बड़ी अजीब सूरत है बाज़ दफ़ा कि कंपनी की जानब से अब जो चीज़ें आती हैं उस पर अब बार कोड दे दी जाती है कि जब आप जिस वक्त काउंटर से चीज़ उठाते हैं शेल्फ से तो आपको पता नहीं होता ये चीज़ की कीमत कितनी है। वो बार कोड लगा होता है, वो जिस वक्त मशीन पे ला के चेक करते हैं तो तब पता तो चलता तब है पता ये चलता है एक दफ़ा बंदे का रंग वो फिर अब हाँ, उसे आप समझ नहीं आती परेशान हो कि जाते हैं कि अच्छा अब इसको हम लें या इसको छोड़े, क्या छोड़े, करें। वो शर्मिंदगी भी महसूस हाँ। करेगा कि अब मैं कहूँ अच्छा महंगा नहीं रहने दें। हाँ। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि लोग अब इस खरीदारी करते हुए पहली उनकी यही होती है कि जेब में पैसे कितने हैं। पैसे कितने, जबकि बिल्कुल आज से ऐसे। 5-7 साल पहले 10 पहले साल ये नहीं पहले इस देखा किस्म की जाता था, सूरत है हाँ। जब लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जाते थे, चीज़ हाँ। खरीदी और वापस आ गए। तो ये इस किस्म की सूरत हाल ताहाल मौजूद है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जैसे शरह कम होती जा रही है महंगाई भी कम हो जाए। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, अब जो एक नई अथॉरिटी भी बनी है, पंजाब हुकूमत ने नई अथॉरिटी बना दी है जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि जी वो कंट्रोल करेगी महंगाई को, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर। तो क्या लगता है आपको, फंक्शनल तो हो गई है, लॉन्च तो हो गई, लॉन्चिंग तकरीब भी उसकी हो गई है, तो क्या लगता है आपको उसके ऊपर? इससे हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त आए। कि एक दुरुस्त समत में एक अच्छा कदम है कि कम अच्छा। अज़ कम एक अथॉरिटी के ज़रिए इसे कंट्रोल करने की तमाम चीज़ों को एक सिस्टम होगा, उसके तहत चीज़ों को देखा जाएगा, उसके कुछ ना कुछ असरात तो सामने आएंगे लाजमी तौर पे। अब असल वही हुकूमत का इम्तिहान यही आता है कि अथॉरिटीज़ बन तो जाती हैं, वो अमल किस तरह करती हैं। मतलब यहाँ पर सेहत की अथॉरिटी भी है, एजुकेशन की अथॉरिटी भी है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी है, मतलब उनका आउटपुट क्या आता है। मतलब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है तो अगर वो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी मिल रही है और किस तरह मिल रही है, हाँ, अगर सिवाय किराए आप- नहीं वो कम करा पाते तो फिर क्या सिवाय फायदा आपके उनका? 2 मंसूबों के मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के, आम पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट किन कुछ रूट्स भी पर नहीं चलती है, हाँ। कितनी चलती है, सबको पता है। तो ये अथॉरिटी बन जाना और अथॉरिटी का आउटपुट क्या आना है, ये सबसे अहम हुकूमत के लिए, सियासी लोगों के लिए सवाल होता है कि इस किस्म के इदारे बन जाते हैं, उन्हें फ़ाल करना और किस तरह चलाना है, उनसे वो, आउटपुट हाँ, क्या लेनी है, वो एक बड़ी एक अहम चैलेंजिंग चीज़ होती है। सिचुएशन होती है। तो अगर ये इस तरह कामयाब कर लेते हैं जैसा कि कागज़ों में बताया जा रहा है इस वक्त, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, जो उसके तरीक़ाकार बताया जा रहा है, तो यकीनन मुस्बत असरात सामने आएंगे। लेकिन गुज़श्ता तजर्बात के देखते हुए तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी एक इनकलाबी किस्म की मार्केट में तब्दीली आ जाएगी। हर दुकान पे जो रेट लिस्ट लगी हुई उसके मुताबिक चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो अभी भी कोई रेट लिस्ट नज़र तो नहीं आती है वैसे भी? नहीं, नज़र तो आती है। आती है? हाँ, दुकान पे लगी तो नज़र आती है। अच्छा, लेकिन उसके उस पे ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होता हुआ नज़र नहीं आता। वो नहीं होता, लेकिन हाँ, वो नज़र आ रही वो होती तो है। नज़र आ रही तो होती है। मुझे बताइए कि भी पिछले दिनों, अब 1-2 दिन नहीं हुआ है बल्कि 2 दिन हुए हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो क्या असर हुआ है पूरी महंगाई के ऊपर इसका? पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है कि वो जैसे
आग लगाने वाली चीज़ आग है। लगाती वो है तो- वो महंगाई वो को एक मजीद। हाँ सादा सा फार्मूला एक आ जाता है लोगों के पास हाँ। कि जी वो पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ, डीजल बिल्कुल, महंगा हो गया, बिल्कुल। हालांकि उसका उससे कोई असर हो कोई या ना एज हो, सच कोई डायरेक्ट हाँ, लिंक नहीं होता। लेकिन वो कह देते हैं कि जो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। मतलब आप देखें ना कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सब्जी वाले के पास आप जाएंगी, महंगा हो गई हाँ पेट्रोल, वो भी कहेगा महंगी हो गई मतलब सब्जी इस सब्जी वजह वाला से। जो जिस ट्रांसपोर्ट पे सब्जी लेके आ रहा है वो कम से कम 100-200 किलो सब्जी लेके आ रहा है। उस पे अगर उसे 20 रुपए ज़्यादा देने पड़ गए 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल डीजल के, तो वो 200 पे उसका 50 पैसे भी नहीं बनता असर कि वो उसको पास ऑन करे। लेकिन वो 20 रुपए फी किलो के हिसाब से बढ़ा देगा कि जी वो पेट्रोल महंगा हो गया, जी वो डीजल महंगा हो गया। ऐसे तो ही ये हमारा एक रवैया है मजमूई तौर पे कि जहाँ हम खांचा लगता है वहाँ लगा देते हैं वहाँ पे और हर कोई ना कोई कोई जो है बहाना मौजूद होता है। और पाकिस्तान की महंगाई माशाल्लाह ऐसी है कि 12 महीने कोई ना कोई जवाब होता है। मतलब अब सर्दियाँ आ जाएंगी, आप शॉपिंग करने जाएं, ओ जी सर्दी बहुत है जी वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, गर्मी आ जाएगी, ओ जी गर्मी बहुत है इस वजह से जी वो चीज़ें बारिशें हो गई हैं जी, वो बारिशें नहीं हो रही जी इसलिए महंगाई है। तो कोई ना मतलब कोई हर चीज का हमारे पास जवाब है, हमारे पास मौजूद रीजन होता है। हमने ना एक गड़ा हुआ होता है कि अच्छा ये कोई भी मामला आ जाएगा ना, कोई भी कंडीशन आ जाएगी, उसके तहत हमने ये बोल देना है, ये जवाब हमने अपना पेश करना है। तो ये मामलात है जनाब कि किस तरह जो महंगाई है वो यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ पर अब कह लें कि उसकी जो शरह है वो कम हो रही है, महंगाई इटसेल्फ कम नहीं हुई है, जो अवाम तक रिलीफ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे स्टूडियोज़ में। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अब यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज वर्ल्ड कह लें कि डे मनाया जा रहा है स्पेशल पर्सनस के लिए, यानी कि माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि माजूर अफराद जितने भी हैं उनको मुआशरे का एक मुफीद शख्स बनाया जाए, उनकी मदद की जाए और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात उठाए जाएँ। तो हमारी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, जो फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही होती हैं, तो उनके हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं माजूरों के लिए या जो भी डिसेबल लोग होते हैं। तो उस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ नज़ीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो क्या कहेंगे कि जितने भी हमें डिसेबल लोग मिलते हैं या हमारी मुआशरे के रुकन हैं वो भी, तो उनको एम्पावर्ड करने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दुनिया न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे आज इस कोई पे मौका दिया बात करने का। देखिए ये जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है ये बेसिकली WHO ने इसको डिसाइड किया 1992 में कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और हर साल इसकी डिफरेंट थीम्स होती हैं। तो इस दफ़ा की जो थीम है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये जो डिसेबल पीपल हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए ताकि फ्यूचर में वो माशरे के मुफीद शहरी बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे मुल्क में जब पूरी दुनिया में अगर आप इसका सेंसिस करें तो तकरीबन 60 से 70% 7% जो है ना पर पर्सन जो है ना हर 7वां बंदा ठीक है पाकिस्तान में वो माजूर है। ओके। अब उस माजूरी में जो है डिफरेंट माजूरियाँ हैं, उसमें लिम्स की माजूरी है, उसमें आँखों की है, उसमें कानों से बहरापन भी है। तो ये डिफरेंट माजूरियाँ जिसमें सारी हम कंक्लूड करें तो तकरीबन ये 7th पर्सन बनता है, हर 7वां बंदा माजूर है हमारे पाकिस्तान। ओके ठीक है। तो इसके लिए जो हमने बेसिकली तो ये बातें आपकी बिल्कुल आपने बिल्कुल शुरू में बात की, तो आई एग्री विद इट कि ये इंस्टीट्यूशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है इन लोगों को इस हद तक हेल्पफुल किया जा सके। काफ़ी जो कानून तो बने हुए इन चीज़ों के लिए, कवानीन हैं, ठीक है, मतलब उनकी मुलाजमतों में कोटा है 2%, एजुकेशन में इनके एडमिशन के कोटे भी हैं, मगर ये है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, कहीं भी आना जाना चाहते हैं, इन लोगों के लिए अलग से रैंप नहीं है। बच्चे हायर एजुकेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि अक्सर स्कूलों के क्लासेस जो हैं वो पहली स्टोरी या दूसरी स्टोरी पे हैं। देयर इज़ नो सिस्टम टू गो अपस्टेयर्स। जी ठीक है। हर बड़े
क्योंकि ये बच्चे जितने भी होते हैं एक यहाँ और पे बड़ा खास तौर पर इन स्पेशल पर्सन्स के लिए उस तरह डिजाइन नहीं की जाती डिज़ाइन है नहीं की चीजें जाती। ना, कि अगर ये इस जो- तरह के भी बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी उनको फैसिलिटेट कैसे किया हम जाए। उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये कवानीन सब मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है। ये अगर आप कवानीन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि रैंप जो है ना वो होनी चाहिए बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग की जब नक्शा पास इवन हो, दो कि पब्लिक स्पॉट्स पब्लिक जितने भी हैं, स्पॉट्स उधर भी होने चाहिए। ठीक हाँ है। जी। तो उनको आने जाने के लिए ये प्रॉब्लम है, बच्चे जो है ना वो उस वक्त उन तक पहुंच ही नहीं पाते उस हद तक कि वो उस चीज़ को अटेन कर सकें, या उस चीज़ को, जैसे हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो वहाँ पे रैंप नहीं है, वहाँ पे उनको आने जाने की प्रॉब्लम जी, है ठीक है। हमारी। और इसके अलावा जो और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा सिस्टम जो है ना, हमारा सोसाइटी जो है, हमारा मुआशरा इन लोगों को बहुत जल्दी कबूल नहीं करता। हमारे अगर आप देहातों में देखें या इवन शहरों में भी कोई डिसेबल पर्सन है तो हम उसको बहुत अच्छे नाम से याद नहीं करते। इवन किसी को लंगड़ा कह दिया, किसी को लूला कह दिया, अंधा कह दिया, तो ये एक उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो भी डिप्रेस करते हैं हम इस तरह से। तो अलखिदमत का आपने नाम लिया, अलखिदमत के तो इसको सारे को एम्पावर करने के लिए कोशिश रहती है कि इंसानियत की खिदमत के तरीके से इंसानियत को हेल्प आउट करने के लिए हमने, जैसे आज तकरीबन 50 शहर हैं, 50 जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है। उसमें हम लोगों को व्हील चेयर्स देते हैं, ओके। उसमें हम लोगों को ये स्टिक होती है, वाइट केन होती है, जी, वो जी, देते हैं। जी। और जो भी हेल्प उनकी की जा सकती है वो हम आज ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अच्छा। अब टिल नाउ तकरीबन 45,000 के करीब व्हील चेयर्स जो हैं हम वो पूरे distribute कर पाकिस्तान चुके में हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और हमारा ये बिल्कुल ओपन ये लोगों को दावत है, उनको ऐलान है कि जिसको भी डिसेबल पर्सन इफ़ ही नीड्स व्हील चेयर जस्ट कॉन्टैक्ट अस। हम तक लाहौर नहीं आ सकते, हमारे हर रीजन में कोई ना कोई ऑफिस हमारा मौजूद है अलखिदमत का, वहाँ पे आएँ तो हम इंशाल्लाह उनको व्हील चेयर जो है उन तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो ये तो आप कह रहे हैं कि जो स्पेशल चीज़ें हैं उनकी नीड है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप लोग उन स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस तरह बहुत से लोग टेक्निकल चीज़ों में भी उनकी टेक्निकल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, अगर उनको उस साइड पर भी लेकर जाया जाए, अगर वो एजुकेशन पर्पज़ से वो नहीं आगे जाते हैं, तो इस हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? अच्छा, इस हवाले से देखिए हमने एक तो अभी परसों संडे वाले दिन हमारा अलखिदमत का प्रोग्राम था मंसूरा में, तो हाफिज़ नईम मानसूर जो पैटर्न इन चीफ हैं हमारे जी। उन्होंने इस बात का, हम पहले भी इसको इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने ऑफिस हैं वहाँ पे इनकी अप्रोच डिसेबल पर्सनस के लिए रैंपिंग मौजूद हो। उन्होंने इसको मेक श्योर किया है कि अगले साल तक जहाँ जहाँ नहीं है वो सारे रैंप बन जाएँ। ठीक है। उसके अलावा फिर हमारा जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है बनो काबिल के नाम से, जिसमें बनो काबिल में हम, आपने सुना होगा डेफिनेटली, उसमें हम इन बच्चों के लिए स्पेशल उनको एम्फेसाइज करते हैं कि जो बच्चे इस तरह के हों उनको हम डेफिनेटली विदाउट इंटरव्यू या विदाउट किसी और फीस के हम उनको इंडक्ट करते हैं। अच्छा। उनको ट्रेन करते हैं। ओके। और इसके अलावा भी जो इनकी जितनी भी हेल्प हम कर सकते हैं, हमारे बेसिकली आपको अगर नहीं भी अंदाज़ा तो तकरीबन 7 फील्ड्स हैं जिसमें अलखिदमत काम करती है इन पाकिस्तान। उसमें आगोश है, यतीम बच्चे हैं, उनको 24/7 रहते हैं हमारे पास। फिर वो यतीम बच्चों का प्रोग्राम है जिनको हम स्पॉन्सर करते हैं, घरों में जाके उन बच्चों की फ़ीस और उनका स्कूल, उनकी किताबों का स्पॉन्सर करते हैं। तो इन जहाँ भी जिससे इस पूरे सिस्टम में जहाँ भी कोई डिसेबल बच्चा या बच्ची नज़र आती है हम उसको आउट ऑफ वे जाके भी सपोर्ट करते हैं। देखिए खिदमत हर शोबे में हमें नज़र आता है कि वो पेश रहता है और खिदमत इंसानियत के लिए हर काम वो कर रहा होता है। ख़ास तौर पर इस हवाले से जो आप लोग प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं तो उसमें लोग ख़ुद भी वॉलंटियर करते हैं या जैसे नॉर्मल पर्सन है वो भी आके वॉलंटियर करते हों कि हमने आपके साथ काम करना है या किसी भी शोबे से के साथ एसोसिएट होना है? जी, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हमारे, देखिए हमारे पाकिस्तानियों में जो है ना खिदमत का और मदद का जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये चीज़ें देखी हैं। मैं जो 2005 में ज़लज़ला आया उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा पर्सनली। मैं वहाँ गया और रिहेबिलिटेशन में हॉस्पिटल सारा कुछ, चूँकि बीइंग डॉक्टर मुझे ये एज होता है कि जब चीज़ों को देख लिया जाता है वहाँ पे, तो लोगों में देने का जज्बा बहुत मौजूद है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे आती है कि जब उनको पता हो कि ये जो लेने वाला है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक जगह पे चली जाएगी तो वहाँ से ट्रस्ट डेवलप होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर आप देखिए तो हमारे मुल्क की बहुत सारी आवाम जो है ज़कात का पैसा बैंकों से निकलवा लेती है रमज़ान से पहले जी, क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ तक नीडी तक पहुँचाएगी।
तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर अल खिदमत के ऊपर जो ट्रस्ट है ये पाकिस्तानियों को इवन बाकी दुनिया के लोगों का बहुत ज़्यादा है, और उसमें जितना भी लोग हमें देते हैं उसके मुताबिक फिर हम लोग अगले वहाँ तक डिलीवर करते हैं। जैसे मैंने भी पहले जिक्र किया, ये 3 बच्चे जो हैं ऑर्फन बच्चे हैं, तो उनको हम तकरीबन लाहौर में हमारे पास 2200 से 2500 के करीब बच्चे हैं। ओके। और पूरी दुनिया में इसकी पूरे लाहौर पाकिस्तान में इसकी तादाद हज़ारों में है। 26 के करीब हमारे ऐसे आगोश होम हैं जहाँ पे 24/7 जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको रहते हैं भी। उसके अलावा फिर उनका जो कुछ हमारे आगोश जो हैं बड़े वो हाई क्लास कह लें कि बड़े अच्छे अचीवर्स हैं बच्चे उनके, अच्छा। जिन्होंने स्कॉलरशिप लिया, फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी गया पढ़ने के लिए। आगोश मरी एक हमारा ऐसा इदारा है जहाँ पे लोगों को बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छे मेयार पे, तकरीबन हमारा सबका सिस्टम एक है, पूरे आगोश का सारा सिस्टम एक है पढ़ाई का, मगर कुछ जगहों पे ज़्यादा बच्चे अच्छे मिल जाते हैं, वो अच्छा पढ़ लेते हैं। तो ये सारा हम इन सबको बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फिर हम जो हॉस्पिटल्स का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, डिस्पेंसरीज़ हैं, मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज़ भी हैं, लैब है, हमारी लैब मुख्तलिफ़ शहरों पे हैं। तो ये हॉस्पिटल्स हैं, हम सब्सिडाइज रेट पे लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है जी। वर्ल्ड स्पेशल पर्सन्स डे मनाया जा रहा है, आज का पूरा दिन जो है इसी को डेडिकेट किया जाएगा। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, सेक्रेटरी जनरल है अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के, और अल खिदमत फाउंडेशन ख़ास तौर पर इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, किस तरह के काम कर रही है, उस पर हमने बात की। जनाब अब कुछ शहर में क्राइम के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब क्राइम कहाँ तक पहुँचा है। तो शहर में गुज़श्ता 10 रोज़ में 8 पुलिस मुकाबले हुए हैं, और पंजाब पुलिस के एक तो ये मुकाबले हो रहे हैं पुलिस मुकाबले, दूसरा ये कि पंजाब पुलिस के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत जो है ना वो बनाने वाले 70 से ज़ायद थानों की कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव तो लिया गया है कि कारकर्दगी बेहतर होगी, तो वो कारकर्दगी बेहतर किस तरह होगी। दूसरा ये जो बात हम लोग पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि जनाब बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जनाब पुलिस मुकाबले कर लिए जाएं। ये हकीकी पुलिस मुकाबले हैं या फिर कुछ और इसके पीछे कहानियाँ होती हैं, क्योंकि क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लाहौर में जराइम की रोकथाम के लिए 85 के करीब पुलिस स्टेशंस मौजूद हैं, लेकिन क्राइम रेशो आपको पता है कि कहाँ तक पहुँची है। राजनी, डकैती, कत्ल, ये तो ऐसे आम होता जा रहा है हमारे शहर के अंदर। तो ये क्या मामलात हैं, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस मुकाबलों का रवाज क्यों बढ़ता जा रहा है, इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है, इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बड़ी कह लें कि रिसर्च के साथ वो हमारे स्टूडियो में आते हैं, हमसे बात करते हैं, और आपको पता है कि शो भी पूरा वो इसी के हवाले से कर रहे होते हैं, जराइम के हवाले से। तो उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजाहिद साहब क्या मामला है ये कि इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले, 10 दिनों में 8 पुलिस मुकाबले? पुलिस को और कोई काम नहीं है, सिर्फ पुलिस मुकाबले करी जा रही है, इनकाउंटर्स करी जा रही है? देखें, पुलिस का काम तो यही है कि जराइम की रोकथाम के लिए, जुर्म की रोकथाम के लिए हर वो इक़दाम करे जिसके नतीजे में जो है वो कम अज़ कम जो जुर्म करने वाले लोग हैं और जो जिनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती होती है उनको रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन मुकाबलों का आप जिक्र कर रही हैं उसको तो हम पुलिस मुकाबला, मैं तो कम अज़ कम नहीं कहूँगा, वो है मुबैना पुलिस मुकाबला और जाली पुलिस मुकाबले। अच्छा। उसको हम ये कह सकते हैं। बहुत से मुकाबले ऐसे हैं, ये नहीं है कि तमाम के तमाम ऐसे जिसमें हमारे पंजाब पुलिस के जवानों ने शहादतें भी उनको मिली और ज़ख्मी भी हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो मुबैना पुलिस मुकाबला है उसकी एक डेफिनेशन आपको मैं थोड़ी बता देता हूँ अपने देखने वालों को भी। ये कौन सा पुलिस मुकाबला होता है कि जब मुबैना पुलिस मुकाबला होता है तो उसकी खबर भी रेडी होती है PROs की तरफ से। अच्छा। और उसका रिकॉर्ड भी रेडी होता अच्छा। है और उसकी वो तस्वीर भी बनी होती है और पुलिस की जानिब से वो जारी कर दी जाती है, जी एक और पुलिस मुकाबला, और अपने साथियों की जो है वो फायरिंग से ये फ़लाना मुलजिम जहाँ बाग हो गया। और आपके ही प्रोग्राम में, आपके शो में, अब तो पुलिस वाले इस हवाले से आपके शो को बड़ा जो है वो गौर से देखते हैं कि इसमें पुलिस मुकाबलों का बड़ा जिक्र होता अच्छा। है। तो जिस तरह आपने कहा कि इसमें हम रिसर्च करते हैं, डेफिनेटली इस शो में हमने
जब भी कोई बात किया तो उस वो हाँ, बेसलेस वो baseless बात नहीं होती है, हाँ। नहीं होती है। अब देखें पुलिस मुकाबला, मैं पिछले 1 बरस की बात करता हूँ कि अगर वाकई ही ये मुबैना पुलिस मुकाबले नहीं हैं तो इनकी तहकीकात गुज़श्ता 1 बरस में जो पुलिस मुकाबले हुए हैं वो FIA करे। ये FIA का इख्तियार भी है। सही। तमाम पुलिस मुकाबले 1 बरस में जो हुए हैं उनके FIA वाले उनकी तहकीकात करें, उनकी छानबीन करें कि जो मरने वाले लोग हैं, जो मारे जाने वाले लोग हैं, वो कितने बड़े क्रिमिनल थे। मैंने बहुत सी ऐसी भी पुलिस का रिकॉर्ड देखा जिन लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया कि वो उनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था कि वो इस चीज़ के मुस्तहिक थे। कि मैंने आपके प्रोग्राम में वैसे भी मैं बहुत सारी जगहों पे ये बात कहता हूँ कि अब पुलिस मुकाबला उन लोगों का होता है क्योंकि गैंग वार है लाहौर में, गैंग्स मुख्तलिफ किस्म के मुतहरिक हैं, वो एक दूसरे के लोगों को मरवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उन चंद पुलिस अफसरान का इस्तेमाल करते हैं या उन चंद पुलिस अफसरान की मदद लेते हैं जो किसी न किसी गर्ज से उनकी मदद भी करते हैं। बिल्कुल जुर्म ख़त्म होना चाहिए और मुबैना पुलिस मुकाबले के ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, लेकिन जो दूसरे पुलिस मुकाबले जिनको हम ओरिजिनल पुलिस मुकाबला कहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जितने पुलिस मुकाबले हैं उसमें अगर पुलिस का नुकसान हो, पुलिस का एहलकार खुदा न खास्ता शहीद हो या ज़ख्मी हो तो हम उसमें ये कहें कि यही पुलिस मुकाबला ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पता चल जाता है रात के अंधेरे में। आपको अगर किसी विंग की जानिब से मैसेज आता है कि जी फ़लाँ पुलिस मुकाबला हुआ है, उसकी ख़बर भी रेडीमेड होती है, उसने कितने डाके डाले, उसने उसका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, उसने कौन कौन से जुर्म किए हुए हैं, उसकी डिटेल हमें हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो डेफिनेटली वो पुलिस मुकाबला नहीं है, वो जाली पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। और जो आपने एक दूसरी बात की सिप्स की, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कुछ इस तरह से इन्होंने सिप्स के नाम से इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो बनाए हैं, उसमें बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे जो है सोफ़े लगे हैं, बहुत अच्छी रिसेप्शन बन गई है। और जिसको अब मेंटेन नहीं किया जा रहा, उनमें कुछ लाइटें भी थानों की ख़राब हो गई हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन कुछ नहीं बदला। मुझे थाने से तवक्को ये है कि मतलब थानों की कह लें कि आउटर लेयर बदल गई है, अंदर जो कारकर्दगी है ज़ाहिरी वो हालत वैसी, जो है ज़ाहिरी हालत बदल गई है, लेकिन जो अंदरूनी कारकर्दगी मामला है ना उसी तरह से ही उसी तरह है। उसी तरह से हैं। ठीक है। पिछले 25 साल से कम मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि हर वो आने वाला IG, हर वो आने वाला CCPO बड़े अज़्म का इजहार करते हैं और वो बताते हैं कि जी हम लाहौर को ऐसे कर देंगे कि आप जो है वो हाथ में मोबाइल और हाथ में पैसे पकड़ के घूम रहे होंगे तो आपको लूटा नहीं जाएगा। लेकिन अब आप इतना छुपा के मोबाइल रखते हैं कि आपको लोग अब एक दूसरे को एहतियाती तदाबीर बताते हैं। शहर में लोग जो होते हैं ना, यार सड़क पे आपने फ़ोन नहीं सुनना, कोई पता नहीं है आपको अचानक से। पहले हम सुनते थे कि कभी कराची में ये मामलात हुआ करते थे, तो या एक दूसरे को कराची से थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम आगे जाते जा रहे हैं इन मामलात में। और फिर कैश आपके पास अगर है और आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं या आपने ATM, कोई भी ऐसी वारदात मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी है जिसमें कमी आई है। दावा ज़रूर किया जाता है, कमी नहीं, ज़्यादा हो गए हैं। आप सड़क पे अगर ख़वातीन जा रही हैं या गुजर रही हैं तो उनके जो जी बिल्कुल, उनके ज्वेलरी नोचे जाते हैं, कानों को नोचा जाता है को। और यहाँ से ज्वेलरी छीनी जाती है, लेके जाते हैं। लेकिन इसका असल जो बात है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ इस चीज़ से। हमने खूबसूरती को जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया थानों की, कि जी वो लाइटें खूबसूरत लगें, सोफे लगा दिए, अच्छा कर दिया उसका सारा, वो कर दिया। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो जो उनकी वर्किंग है उस पर तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई और ना जाने इस पर तवज्जो क्यों दिलवाई भी नहीं गई। हमने वेलफेयर के लिए बहुत काम हुआ। IG पंजाब जो है उन्होंने पुलिस वालों के लिए बहुत काम किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने वेलफेयर के फ़ंड जो है वो बहुत दिए, फिर इनकी प्रमोशन बहुत की,
बहुत ज़्यादा प्रमोशनें हुई, हज़ारों की तादाद में लोग इतना प्रमोट काम हुए। करने के बावजूद भी ये हालात तो हैं इसका कि इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोगों से हम गिला करते जी। सुनते थे पुलिस वालों से कि जी हम 10 साल हो गए हैं इंस्पेक्टर हमारी हुए हुए, प्रमोशन नहीं हमारी हुई है प्रमोशन नहीं या होती। हमें अच्छा, अब वो प्रमोट हो गए, फिर वही कुछ, फिर वो नीचे अगर हेड कांस्टेबल था तो उसकी प्रमोशन हुई ऊपर तक, मतलब पीएसपी क्लास जो है उनकी तो प्रमोशन जैसे जैसे ड्यू होती है हो जाती है। रैंकर्स की बात कर रहा हूँ कि जो रैंकर्स हैं उनकी प्रमोशन बेतहाशा हुई है। अच्छा। लेकिन जो उनको काम करना चाहिए था और जो पंजाब पुलिस के सरबरा को उनसे काम लेना चाहिए था, उसमें बदकिस्मती से जो है वो काफ़ी मायूसी रही इन उनके दौर में। और उनके दौर में बहुत सारे वैसे ही वाक़यात आए जिनको हम कहते थे कि शायद पुलिस के रवैये में तब्दीली आएगी। अच्छा, एक और मुगलपुरा में वाकया पेश आया कि जी। खातून जहाँ बहक होगी, अपने ही शौहर ने उसके ऊपर तशद्दुद किया और वो उसकी डेथ हो गई है। इस मामले का कहाँ तक पहुँची है इन्वेस्टिगेशन? देखें, ये कल का ही वाक़या है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और वही जो घरेलू होता घरेलू नाचाकी और नाचाकी, अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई हैं जिसमें 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन हम शायद स्क्रीन पर वो तस्वीर नहीं चला सकते कि जितना तशद्दुद ज़दा उसकी डेड बॉडी और वो उसका जिस्म पे जितना बेईमाना तशद्दुद किया गया था। यकीनन इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ उसकी उसी से ही मौत वाक़या हुई। तस्वीर आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है कि वो दिखाई नहीं जा सकती कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। और यकीनन इसमें अब बहुत सारी मामलात ऐसे हैं कि अक्सर जब घरेलू नाचाकी पे ससुराल वालों के घर पे किसी की हवा की बेटी को हाँ जब जी। कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बहुत से कानूनी पेचीदगियाँ होने ना मुकम्मल होने की वजह से मुलजमान को सज़ा नहीं मिल पाती है। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ कि एक रवैये से तंग आकर इसी इलाके में बागवानपुरा का वो इलाका था, हरबंसपुरा में उसकी FIR दर्ज हुई अच्छा। थी कि रहायश पजीर वो बागवानपुरा की थी। तो उस खातून को इतना तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था, उसको टाउंट किया जाता था, उसको ताने मारे जाते थे कि उसने घर के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया सोशल इशू हमारे सोसाइटी में है। और उसकी अब FIR, ज़ाहिर है उसने खुदकुशी की, दर्ज नहीं FIR दर्ज हुई, लेकिन उसको हम कानून के मुताबिक कोई सज़ा नहीं दे सकते थे क्योंकि उसने खुदकुशी की थी। लेकिन उसने खुदकुशी की क्यों? उसको उस नहज तक लाया क्यों? पहुंचाया? कौन? हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। अब ये भी अगर देखा जाए तो जाहिर है इसमें मेडिकल होगा जी, इसमें कैसे तशद्दुद हुआ, गला दबाया गया, कोई जहर दिया गया, क्या किया गया, ये सारी चीज़ें साबित करेंगी तो फिर कानून के मुताबिक जो है मुलजिम को सज़ा मिलेगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी ऐसा वाक़या होता है किसी और ये वाक़यात भी मुजाहिद साहब, टू बी ऑनेस्ट, ये वाक़यात इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि एट दी एंड हमें सज़ा तो मिलेगी नहीं। अभी पिछले महीने आपको पता है सियालकोट की वो लड़की थी जिसको ज़ारा, जिसको उसकी नंद और जो बिल्कुल सास थी उन्होंने काट दिया। बिल्कुल, मतलब कि उनको पता है एट दी एंड हमें सजाएं नहीं मिलती हैं। बहुत से लोग छूट जाते हैं, अपनी बीवियों को मार के उनकी डेथ जो हो जाती है और उसके बाद वो बाहर फिर रहे होते हैं। इसलिए उसमें बहुत सारे कानूनी तौर पे लूपनास भी होते हैं ना, लूप होल्स भी मिल जाते हैं बहुत से लोगों को, जिसकी वजह से ये मामला होता है। देखें, कानून तो सबके लिए बराबर है और कानून एविडेंस मांगता है और वो एविडेंस देने हैं पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ने देने हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हमारी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मसले आ जाते हैं कि अदालतों में वो वाले चालान इतनी ताकतवर, उतने मजबूत जो हैं वो नहीं पेश किए जाते हैं और अदालतें ऐसे लोगों को फिर सजाएं नहीं दे पाती हैं क्योंकि अदालत ने कायदे कानून के मुताबिक जो उसके मुताबिक सज़ा देनी होती है और इसको मुकम्मल करके अदालतों में ले जाना पुलिस का काम होता है। पुलिस इस पे जो है वो काफ़ी सारी खामियां छोड़ देती है, या किसी गर्ज की वजह से या किसी लालच की वजह से ऐसे मसाइल आते हैं तो फिर उसमें मुलजमान को जो है वो फ़ायदा मिलता है और पुलिस जो है वो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो
अदालतों पे डाल देती है कि जी अदालत ने जो है वो बेल ले ली या अदालत ने बेगुनाह कर दिया। अगर आपने उसमें कुछ नहीं किया तो फिर अदालतों ने तो Obviously फैसला अदालतों वही ने करना तो है, फिर छोड़ना ही है छोड़ना ना ही है। उसे। हाँ, फिर आगे कार्रवाई कैसे ही बढ़ सकती है जब आपकी वो इन्वेस्टिगेशन में ही प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जनाब ये सारे मामलात थे कि क्राइम रेशो किस तरह बढ़ती जा रही है और पुलिस की कारकर्दगी क्या है। थानों को तो कह लें कि लश पश कर दिया गया है, उनकी ज़ाहरी हालत तो बेहतर कर दी गई है, लेकिन जो अंदरूनी हालत है, जो परफॉर्मेंस है पुलिस की या पुलिस अफसरान की, वो बिल्कुल वैसे की वैसे, उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं हुआ है। तो मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद साहब, एंड पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी जी, प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हाँ जी, हुए लाहौर थे, हाँ जी, क्राइम उसमें रिपोर्टर एसोसिएशन के उसके एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी बन गए, तो जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। you very much। तो हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब मौजूद थे। हम पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।